In this session, we will discuss polity and governance PYQ of 2024 for UPSC Civil Services Examination. 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड है। स्टेटमेंट 1, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन किया जाता है वो स्पीकर के द्वारा फिक्स की गई डेट के अकॉर्डिंग होता है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2, there is a mandatory provision that the election of the candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the main opposition party or the ruling party. ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो इलेक्शन किया जाता है वो या तो ओपोजिशन पार्टी से होगा या फिर रूलिंग पार्टी से होगा। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर इज ए, ओनली वन। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 93 द लोकसभा शैल चूज अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा का स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर चूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू रूल 8 ऑफ द लोकसभा रूल्स, द डेट फॉर द स्पीकर्स इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट, वेयर एज द डेट ऑफ द डिप्टी स्पीकर्स इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय द न्यूली इलेक्टेड स्पीकर। लोकसभा रूल्स रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स की गई डेट पर ही किया जाता है, जबकि डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन किया जाता है वो स्पीकर द्वारा सेट की गई डेट के अकॉर्डिंग किया जाता है। The 11th Lok Sabha 1996 started a convention where the speaker is from the ruling party and the deputy speaker is from the main opposition. However, this is not a law. A convention is a practice, not a mandate. 11th लोक सभा 1996 के अकॉर्डिंग इंडियन पार्लियामेंट में एक कॉन्वेंशन स्टार्ट किया गया। स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है एंड डिप्टी स्पीकर जो होगा वो ओपोजिशन पार्टी से होगा। ये कोई लॉ नहीं है बल्कि ये एक कॉन्वेंशन है और कॉन्वेंशन ओनली एक प्रैक्टिस होता है, ना कि मैंडेट। जबकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है ये मैंडेटरी प्रोविजन लिखा हुआ है, बट ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ओनली ये एक कॉन्वेंशन है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर रिमेन्ड वैकेंट फॉर अ रिकॉर्ड टाइम इन 17th लोकसभा। 17th लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट था वो मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए वैकेंट रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू रिट ऑफ क्यू वारंटो। विद रेफरेंस टू द रिट ऑफ क्यू वारंटो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यू वारंटो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और कुछ स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, it is issued by a court to inquire into the legality of a claim of a person to a public office. This statement is true. Statement 2, it cannot be sought by any interested person. It can only be sought by aggrieved person. This statement is wrong. Which of the statement given above is are correct? Only one statement correct है. So correct answer is A. Only one. So let's discuss the detail of this question. जुडिशियल रेमेडीज जो रिट से रिलेटेड है वो आर्टिकल 32 के अंदर है। डेफिनेशन, क्यू वारंट मीन्स बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी इट इज यूज्ड टू चैलेंज अ पर्सन्स राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस ऑफ अ सब्सटेंसिव नेचर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी पर्सन ने जिसने पब्लिक ऑथोरिटी गेन किया हुआ है और वो रॉन्ग तरीके से उस पोस्ट पर बैठा हुआ है, देन उसके अगेंस्ट कोर्ट क्यू वारंट रिलीज करती है। द लोकस स्टैंडी एक्सेप्शन, इन मोस्ट लीगल केसेस ओनली द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड कैन गो टू कोर्ट, दिस इज कॉल्ड लोकस स्टैंडी।
ओनली पर्सन जिसके राइट्स का वायलेशन किया गया है, मेनली उसी पर्सन को कोर्ट जाना होता है। दिस इज कॉल्ड लोकस स्टैंडी। बट क्यू वारंटो के केस में कोई भी पर्सन कोर्ट जा सकता है, और ये लोकस स्टैंडी का एक एक्सेप्शन है। However, for Q Warranto and PIS, the code allow any interested person to file a petition. Why? Because a person illegally holding a public office is a wrong against the entire public. Q Warranto और PIL के केस में कोड किसी भी पर्सन को पिटिशन फाइल करने के लिए अलाउ करता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कोई भी पर्सन है जिसने इल्लीगली तरीके से पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है, वो एंटायर पब्लिक के अगेंस्ट एक एक्ट है। Question number 3 related to Constitution Day and history. Question: consider the following statement. The Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among citizens. Every year 26th November को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट सिटीजन्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट किया जा सके। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Statement 2. On 26th November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. This statement is wrong because ड्राफ्टिंग कमेटी जो सेटअप की गई थी वो 26 नवंबर 1947 में की गई थी, जबकि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो 1949 लिखा हुआ है। सो स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? A. Only one. So let's discuss the detail of this question. Drafting Committee timeline. It was set up on August 29, 1947, just days after independence, to scrutinize the draft of the Constitution. ड्राफ्टिंग कमेटी जो सेटअप की गई थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। इससे पहले मैंने 29 नवंबर 1947 बोला था, जो रॉन्ग था। अगस्त 29, 1947 को सेटअप की गई थी इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद। इट टुक 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज टू कंप्लीट द टास्क। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए टाइम टेकन किया था वो 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज का टाइम टेकन किया था। सिग्निफिकेंस ऑफ नवंबर 26, नवंबर 26 का क्या सिग्निफिकेंस है? On this day in 1949, the people of India adopted, enacted, and gave to themselves the Constitution. 26 नवंबर 1949 के दिन इंडियन पीपल ने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, इनेक्टेड किया। While most provisions came into force on January 26, 1950, some provisions like citizenship, elections, and provisional parliament came into force immediately on November 26, 1949. कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर प्रोविजंस को जो स्टार्ट किया गया था वो जनवरी 26, 1950 में स्टार्ट किया गया था, जबकि कुछ प्रोविजंस सच एज सिटीजनशिप, इलेक्शन एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है ये 26 नवंबर 1949 से ही स्टार्ट कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज। क्वेश्चन: द पावर ऑफ ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर कोर्ट लाइज विद। Correct answer is B. The President of India after consultation with the Chief Justice of India. इंडिया में किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर अनदर हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, देन ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करता है। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट रोल। Theoretically, the president signs the order. However, the collegium system govern the process. पूरा जो प्रोसेस गवर्न किया जाता है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा गवर्न किया जाता है, बट जो ऑर्डर पर जो साइन किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन किया जाता है। फॉर ट्रांसफर्स द सीजेआई मस्ट कंसल्ट फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम विच द जजेस इज बीइंग ट्रांसफर्ड, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू विच द जज इज गोइंग। ट्रांसफर्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजों के साथ कंसल्ट करना होता है। जिस कोर्ट से जज का ट्रांसफर किया जाना है उस कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, एंड जिस कोर्ट में किया जाना है ट्रांसफर उस कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करता है। इट मीन्स
प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है और प्रेसिडेंट यहाँ पर कॉलेजियम से कंसल्ट करता है और कॉलेजियम के अंदर जो मेंबर्स हैं, जिनके साथ सीजीआई कंसल्ट करता है, इसके अंदर 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूड हैं। जुडिशियल रिव्यू, क्या जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट इन द थर्ड जजेस केस रूल्ड दैट ट्रांसफर कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट इन द uh, uh, only if the CJI did not follow the consultation process. थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड जुडिशियल रिव्यू तभी किया जा सकता है जब सीजेआई ने कंसल्टेशन प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलिमिटेशन कमीशन पावर से रिलेटेड है। क्वेश्चन, with reference to the delimitation commission, consider the following statement. Statement 1, the order of delimitation commission cannot be challenged in a court of law. Yes, this statement is true because delimitation commission का जो भी order होता है उस order को किसी भी court के before challenge नहीं किया जा सकता। This is true. Statement second, the order are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly. They cannot afford any modification in the order. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बिफोर लेट किया जा सकता है बट इस ऑर्डर में किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन under Article 82 for Parliament and Article 170 for State. Once the Delimitation Commission issues an order, it has the force of law. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग एक बार अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कोई ऑर्डर अगर गिवन किया है देन उस ऑर्डर का जो पावर होगा वो एक पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा मेकिंग किए गए लॉ के इक्वल होगा। वहाँ नो मॉडिफिकेशन, इसके अंदर क्यों मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है? इफ द लोक सभा वर अलाउड टू मॉडिफाई द कमीशंस बाउंड्रीज, द रूलिंग पार्टी वुड simply withdraw constituencies to ensure they always win. To prevent this, the order are final and non-justiciable. डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर में मॉडिफिकेशन इसलिए नहीं किया जा सकता बिकॉज अगर लोकसभा को ये मॉडिफिकेशन अलाउ कर दिया जाता देन कमीशन के द्वारा जो भी बाउंड्री रिड्रॉ की गई हैं या सेट की गई हैं इन बाउंड्रीज में रूलिंग पार्टी अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे। यही वजह है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है, नॉन जस्टिसिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन क्राइटेरिया। क्वेश्चन, which of the following is our horizontal tax devolution criteria used by the 15th finance commission? 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यूज किए गए हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन क्राइटेरिया इनमें से कौन कौन से थे जो नीचे गिवन है? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यस ये 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन में इंक्लूड किया गया था। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, इट मीन्स इन सभी को हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन के अंदर क्राइटेरिया के अंदर यूज किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। सो करेक्ट आंसर इज डी 1 2 3। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। फिजिकल फेडरलिज्म आर्टिकल 280 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, दिस वाज अ कंट्रोवर्शियल एडिशन। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो रहा है 15th फाइनेंस कमीशन के हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन क्राइटेरिया में ये एक कंट्रोवर्शियल एडिशन रहा है। Southern state argue that because they control their population, they would lose money if the 2011 census was used. सदर्न स्टेट का कहना था कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर टेकिंग किए हैं और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग
अगर डिलिमिटेशन कमीशन फाइनेंस कमीशन अगर टैक्स का डेवोल्यूशन करता है, देन सदर्न स्टेट का जो फाइनेंस है वो लॉस हो सकते हैं। To reward them, the 15th Finance Commission introduced demographic performance as a reward for lower fertility rate. सदर्न स्टेट को रिवार्ड गिवन करने के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डेवोल्यूशन क्राइटेरिया के अंदर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को ऐड किया सो दैट सदर्न स्टेट ने जो फर्टिलिटी रेट रिड्यूस किया उनको रिवार्ड गिवन किया जा सके। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट दिस रिवार्ड स्टेट that have better tax to GSDP ratio, encouraging state to be self-reliant. Next question related to Attorney General versus Solicitor General. Question: consider the following statement. The Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers allowed to participate in Parliament meeting. This statement is wrong because Solicitor General of India को पार्लियामेंट्री मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट गिवन नहीं किया गया है। Statement 2. According to the Constitution, Attorney General submit its resignation when the government resign. This statement is also false. गवर्नमेंट अगर रिजाइन करती है देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपना रेजिग्नेशन गिवन करना होता है। दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Only the Attorney General under Article 76 has a constitutional right to sit in Parliament. आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग ओनली अटॉर्नी जनरल को ही राइट है कि वो पार्लियामेंट्री मीटिंग में सिटिंग कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल इज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर विद नो सच राइट। अटॉर्नी जनरल रिजाइन बाय कन्वेंशन नॉट बाय मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो एक स्टैट्यूटरी ऑफिसर है और पार्लियामेंट के अंदर उसको सिटिंग करने का राइट नहीं है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो एक कॉन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही रिजाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी नहीं है। आर्टिकल 88 दिस इज द मैजिक आर्टिकल। इट गिव्स द अटॉर्नी जनरल एंड ऑल यूनियन मिनिस्टर्स द राइट टू स्पीक इन आइदर हाउस इवन इफ दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 एक मैजिक आर्टिकल है बिकॉज इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल यूनियन मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट का आइदर हाउस में स्पीक करने का राइट है इवन वो उस हाउस का मेंबर है या नहीं। सॉलिसिटर जनरल स्टेटस द सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर अपॉइंटेड अंडर द लॉ ऑफिसर्स रूल 1987। इंडिया में सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये अटॉर्नी जनरल के हेल्प के तौर पर वर्क करते हैं और इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो लॉ ऑफिसर्स रूल 1987 के अकॉर्डिंग किया जाता है। दे असिस्ट अटॉर्नी जनरल बट डू नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज ऑफ एंटरिंग पार्लियामेंट। सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं बट पार्लियामेंट में एंटर करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्हें गिवन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कंटेन 22 लैंग्वेज। यस दिस इज ट्रू। 22 लैंग्वेज प्रोविजन की गई है 8th शेड्यूल के अंदर। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओरिजिनली 8th शेड्यूल के अंदर 14 लैंग्वेज प्रोविजन की गई थी। सो करेक्ट आंसर बोथ आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। द एवोल्यूशन ओरिजिनली 8th शेड्यूल के अंदर 14 लैंग्वेज हुआ करते थे। उसके बाद 1 लैंग्वेज और ऐड की गई 21st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। इट मीन्स सिंध लैंग्वेज यहाँ सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया। 15 के बाद 18 लैंग्वेज हो जाती हैं। 3 और लैंग्वेज 71st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड की जाती हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज इसके अंदर 15 हो जाती हैं, 18 हो जाती हैं।
18 के बाद 4 लैंग्वेजेस को 92nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग और ऐड किया जाता है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन लैंग्वेज को यहाँ पर ऐड किया जाता है और टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज 8 शेड्यूल के अंदर अब 22 हो जाती हैं। करंट कॉन्टेक्स्ट, देयर आर कांस्टेंट डिमांड टू इंक्लूड लैंग्वेजेस लाइक तुलु, राजस्थानी एंड भोजपुरी, बट currently there are no fixed criteria for inclusion in the 8th schedule। कुछ अदर लैंग्वेजेज को भी 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन करने के लिए कोशिश की जा रही है, सच एज तुलु, राजस्थानी एंड भोजपुरी, बट 8th शेड्यूल में इन लैंग्वेज को इंक्लूड करने के लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन, सीबीआई इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट? करेक्ट आंसर इज बी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 origin। The CBI was established by a resolution of the Minister of Home Affairs in 1963। इंडिया में सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई। 1963 में सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ट्रेडिशनल सेंस। सीबीआई ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। द लीगल वर्क, it derived its investigative power from the Delhi Special Police Establishment in 1946। सीबीआई को जो इन्वेस्टिगेटिव पावर मिला होता है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग मिला होता है। दिस इज व्हाई द स्टेट गवर्नमेंट्स जनरल काउंसिल इज रिक्वायर्ड फॉर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट इन स्टेट। किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को पहले उस स्टेट की कॉन्सेंट टेकिंग करना होता है। Next question related to preventive detention under Article 22। Question, consider the following: the maximum period for which a person can be detained without trial is 3 months। Without trial maximum किसी भी पर्सन को डिटेंशन में अगर रखना है तो मैक्सिमम 3 मंथ के लिए ही रखा जा सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 22 is available to both citizens and enemy alliance। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज आर्टिकल 22 के अंडर जो प्रोटेक्शन गिवन किए गए हैं वो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए गिवन किए गए हैं, ना कि एनिमी अलायंस के लिए। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। ड्यूअल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 22 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 इंडियन पीपल के लिए ड्यूअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन दोनों टाइप की डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविजन करता है। प्यूनिटिव डिटेंशन मीन्स आफ्टर अ क्राइम एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स बिफोर अ क्राइम। The 3-month rule, a person cannot be detained for more than 3 months unless an advisory board finds sufficient cause for extension। किसी भी पर्सन को मोर देन 3 मंथ्स के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड सफिशिएंट कॉज फाइंड नहीं कर लेता है। एनिमी अलायंस, they do not enjoy the protection of Article 22 1 and 2 regarding the right to be informed of ground of arrest or the right to consult a lawyer। आर्टिकल 22 के अंदर जो प्रोटेक्शन गिवन की गई है ये फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीरोगेटिव ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 161। क्वेश्चन, द गवर्नर्स पार्डनिंग पावर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट बिकॉज A, governor cannot pardon a death sentence, this is true। B, governor cannot pardon sentence by a court martial, this is also true। So correct answer is C, both A and B। डेथ सेंटेंस गवर्नर गिवन नहीं कर सकता, पार्डन गिवन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस के केस में, एंड कोर्ट मार्शल से रिलेटेड सेंटेंस में भी पार्डनिंग पावर गिवन करने का राइट गवर्नर को नहीं है। So let's discuss the detail of this question। The death sentence rule in the Maru Ram case, the Supreme Court clarified that the governor cannot grant a pardon for a death sentence। मारू राम केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर को पार्डनिंग पावर गिवन नहीं की गई है। ही कैन ओनली सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट इट।
गवर्नर को ओनली पावर गिवन किया गया है कि वो डेथ सेंटेंस को ओनली सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। ओनली द प्रेसिडेंट कैन फुल्ली पार्डन अ डेथ रो कॉन्विक्ट। डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की पावर ओनली प्रेसिडेंट के पास है। मिलिट्री कोड, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, हेंस ओनली ही कैन पार्डन सेंटेंस गिवन बाय अ कोर्ट मार्शल। प्रेसिडेंट आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। दैट इज वाई कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर जो भी सेंटेंस गिवन किया गया है उसको पार्डन करने का राइट भी प्रेसिडेंट को ही गिवन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मनी बिल वर्सेस फाइनेंशियल बिल। क्वेश्चन है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बी, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, दिस स्टेटमेंट इज राइट। मनी बिल अंडर आर्टिकल 110, मनी बिल आर अ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ फाइनेंशियल बिल। मनी बिल फाइनेंशियल बिल का एक स्पेशल सबसेट है। एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल बट नॉट एवरी फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल। एवरी मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकता है बट एवरी फाइनेंशियल बिल मनी बिल होगा ऐसा नहीं है। Definition: a bill is a money bill only if it contains provision dealing with all or any of the matters mentioned in Article 110, taxation, borrowing, consolidated fund, etc. कोई भी बिल मनी बिल तब होगा अगर आर्टिकल 110 के अंडर मेंशन्ड मैटर से रिलेटेड डीलिंग किया जाता है। इट मीन्स टैक्सेशन से रिलेटेड है, बोरोइंग से रिलेटेड है, कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड अगर कोई मैटर है इसके रिगार्डिंग कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है देन वो जो बिल होगा वो मनी बिल होगा और ऑल मनी बिल जो होते हैं फाइनेंशियल बिल होते हैं। द सर्टिफिकेशन, द स्पीकर्स एडिशन इज फाइनल टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम स्मगलिंग नॉन फाइनेंशियल लॉ एज मनी बिल टू बाईपास द राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 13 related to ethics committee of parliament. Question: which house of parliament has an ethics committee? Correct answer is C, both लोक सभा एंड राज्यसभा दोनों हाउसेस में एथिक्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, इट मीन दोनों हाउसेस में एथिक्स कमिटी होता है। एथिक्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा कमिटी वाज सेट अप इन 1997 एंड लोकसभा इन 2000। राज्यसभा में 1997 में एथिक्स कमिटी सेटअप की गई थी जबकि लोकसभा में इसके 3 इयर्स बाद 2000 में एथिक्स कमिटी सेटअप की गई। रोल: इट एग्जामिन कंप्लेंट्स ऑफ अनएथिकल कंडक्ट बाय मेंबर्स, मेंबर्स के द्वारा जो भी अनएथिकल कंडक्ट किए जाते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है इसके थ्रू। इट कैन रिकमेंड पनिशमेंट लाइक सस्पेंशन और एक्सपल्जन। Structure: the Lok Sabha Ethics Committee has 15 members and the Rajya Sabha Committee has 10 members. लोकसभा एथिक्स कमेटी के अंदर 15 मेंबर होते हैं जबकि राज्यसभा एथिक्स कमेटी के अंदर टोटल मेंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन: स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब गिवन किया जाता है तो इसके लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा रिकमेंडेशंस गिवन किए जाते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इट वाज हिस्टोरिकली बेस्ड ऑन द गैडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो गिवन किया जाता है ये गैडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के बेस पर गिवन किया जाता है। बेनिफिट्स: स्टेट्स विद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रिसीव 90% ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फंड एज ए ग्रांट एंड 10% एज अ लोन। कोई भी स्टेट जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंडर आता है उस स्टेट में कोई भी अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 90% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को गिवन करना होता है जबकि 10% स्टेट चाहे तो लोन टेकिंग कर सकता है। बाकी नॉर्मल स्टेट जो होते हैं वहाँ 60-40 का रेशो होता है स्पेशली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। स्टेटस: The 14th and 15th Finance Commission have largely done away with the special category status distinction, except for Northeastern and Hill State. 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होल्ड कर दिया है बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिली स्टेट के लिए अभी भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 राइट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300 ए से रिलेटेड है। क्वेश्चन: राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज
कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300 ए moved from Article Part 3 to Part 22 by the 44th Amendment at 1978। राइट टू प्रॉपर्टी पहले पार्ट 3 के अंडर फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 22 के अंदर टेकन किया गया ट्रांजिशन। इट वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31 के अंडर फंडामेंटल राइट हुआ करता था। 44th अमेंडमेंट 1978 रिमूव्ड इट फ्रॉम पार्ट 3। करंट स्टेटस, इट इज नाउ अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। प्रेजेंट में ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दिस मीन्स द गवर्नमेंट कैन स्टिल टेक योर लैंड बट ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड आफ्टर पेइंग कंपेंसेशन। राइट ऑफ प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसका मीनिंग ये होगा कि गवर्नमेंट चाहे तो आपके लैंड को टेकिंग कर सकती है, बट अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी ऑफ लॉ, एंड इसके लिए कंपेंसेशन गवर्नमेंट को पे करना होगा। यू कैन नॉट मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 फॉर इट्स वायलेशन। यू मस्ट यूज आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर इस राइट का वायलेशन होता है देन आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। तो थैंक्स फॉर